जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और देखेंगे आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। साथ ही साथ जो भी करेंट अफेयर है वो भी यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बैकग्राउंड डिटेलिंग है दोस्तों, वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाती है। तो आपको फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। आइए यहाँ पे फर्स्ट पेज के द हिंदू पे ये चीज़ें आई हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है वो आपके कहाँ पे हुई है, तो आपके जैसलमेर राजस्थान में हुई है। तो यहाँ पे बेंचेस बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं कि किस में हम लोगों को टैक्सेस बढ़ाने हैं, क्या करने हैं, वो सारी चीज़ें निकल के आई हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड डिटेलिंग, जो आपको मैं यहाँ पे दूंगा, उसका तो आपको चिंता करना ही नहीं है। दूसरा, ये 55वीं मीटिंग है, 55th मीटिंग है, सैटरडे को यहाँ पे हुई है। तो जैसलमेर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो जो सेटल डाउन हुआ है और जो नॉन सेटल्ड पे बहुत सारे हैं। जीएसटी हेल्थ और हेल्थ की जो प्रीमियम भरते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, उस पे कहा जा रहा था कि बहुत सारे रेट्स हैं से वो चार्ज किया जाता है, जिसके कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करा पाते। तो एटलीस्ट इस पे कुछ कमियां किया जाए, सरकार के द्वारा ज़्यादा चार्ज ना लिया जाए, उस पे भी कोई फ्रूटफुल एक्शन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे कंपनसेशन सेस, लेवीज, ये जो टैक्स ऑन टैक्सेस लगाए जाते हैं, उस पर भी बातें नहीं हो पाई। जैसलमेर राजस्थान में मीटिंग हुई है, जो आपको मैं बताया हूँ। चार्ज फॉर रियल एस्टेट फॉर्म, यहाँ पे इसको भी बहुत ज़्यादा हद तक ये सेटल्ड नहीं हुआ है। प्रपोजल जो मेड करी गई है रेट चेंज के लिए, तो ये 150 टाइम्स हुआ है, नॉट टेकन अप। अभी तक ये मुद्दा उठा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सफल नहीं हो पाया। तो जो टैक्स स्लैब है वो देखी जाएगी और सारी डिटेलिंग जीएसटी की देखी जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस था कि यहाँ पे शायद गवर्नमेंट जो भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं उस पर करा जाए, लेकिन यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज़ों पे भी रेट कट गवर्नमेंट नहीं करी। और मीटिंग कहाँ हुई है, कौन सी मीटिंग है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दिया। तो पूरे के पूरे चीज़ों को यहाँ पे मैं दे दिया। अब आपको लेके चलता हूँ इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। तो इसकी डिटेलिंग तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। जीएसटी की पूरी बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनाया जा रहा है ये, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस इसको दिया गया है। किस आर्टिकल में आता है, 279A के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसको जगह मिली है। यह किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो ये जिम्मेदारी क्या रखता है, तो यही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा जीएसटी को लेकर के और एडमिनिस्टर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में किस प्रकार से स्लैब होंगे, कहाँ पे कैसी चीज़ें होंगी, किसको छूटें मिलेंगी, किस फील्ड को कितनी टैक्स चार्ज करेंगे, ये सारी चीज़ें तय करती है ये कौन, गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल। तो ये काउंसिल जब भी आ जाए और कमीशन आ जाए, तो दोनों में अंतर होता है। काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर जाते हैं, कमीशन में यहाँ पे अपॉइंटेड मेंबर जाते हैं। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझना है, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर चीज़ें क्लियर यहीं पे हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप बाद में इस चीज़ को देखेंगे तो और ज़्यादा बर्डन वो हो जाती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। इसको रोल आउट किया गया था, नहीं लाया गया था 1 जुलाई 2017 को, रिप्लेस कर मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे की फीचर जीएसटी काउंसिल की अगर देखे जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाई गई थी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, और इम्प्लीमेंट कब करी गई थी, 1 जुलाई 2017 में। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। 2016 में एक्ट आता है, 2017 में इम्प्लीमेंट हो जाता है। कंपोजिशन, कौन कौन मेंबर होते हैं इस काउंसिल में, तो चेयरपर्सन होते हैं आपकी निर्मला सीतारमन करेंटली, जो कि फिनेंस मिनिस्टर हैं। एफएम, फिनमीन इनको बोला जाता है, फिनमीन, फिनेंस मिनिस्टर।
FM बोल दीजिए, फिनमिन बोल लीजिए, निर्मला सीतारमण बोल लीजिए। तो यहाँ पे मेंबर कौन कौन होते हैं चेयरपर्सन के अलावा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, आपको पता है? कमेंट करके जरूर से बैकग्राउंड डिटेलिंग जाके खंगालिएगा। काफ़ी ये लंबे समय से अगर बात करी जाए तो 9-10 बार ये MP भी रह चुके हैं, तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जाके चेकआउट करिएगा एक बार। फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं मिनिस्टर को ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए इसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इसका एक प्रकार से वोटिंग सिस्टम भी होता है। कोई भी डिसीजन होगा तो वोटिंग सिस्टम होगा, उसी वोटिंग सिस्टम के अनुसार पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी चीज़ें देखी जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है और डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ये मिलकर लेती हैं। तो 1/3 ही पावर दी गई है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2/3 पावर दी गई है दोस्तों किसको? मज़ेदार बात यही है, 2/3 पावर दी गई है स्टेट और यूटी को। तो जब तक स्टेट और यूटी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आई मीन टू से दैट स्टेट शुड बी अंडर यू, मतलब आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर पाएंगे आप, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो किसको दी गई है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, और डिसीजन तभी जाकर के पास होगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट 70% ऑफ वोट होना चाहिए, तो 2/3 तो 75% हो गया, तो इनकी वेटेज ज़्यादा दी गई है, याद रखिएगा। मीटिंग जो है पीरियोडिकली ये सब चीज़ें डिस्कस करती है, GST रेट क्या होगा, किसको छूटें मिलेंगी, एग्जेम्पशन होंगी, ये सब चीज़ें इसी काउंसिल की जिम्मेदारी हो जाती है। मीटिंग टिपिकली हेल्ड होती है कोलैबोरेटिव और कंसेंसस ड्रिवन मैटर में, तो मतलब मिलजुल के लोग डिसीजन लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों लोग मिलके अपना डिसीजन लेते हैं। किस चीज़ पे? GST काउंसिल पे। रेट स्लैब की बात करी गई है तो 0 से लेके 5, 12, 18, 28 और स्पेशल रेट्स भी कुछ आइटम को लेकर के रखी गई है। एग्जेम्पशन भी किस किस गुड्स को रखी गई है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पे तो आपका वाइन इसको एग्जेम्प्टेड किया गया है, पेट्रोल शायद एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो ये चीज़ें हैं कुछ एरिया जो एग्जेम्प्टेड भी करी गई हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है, किस हिसाब से कलेक्ट होगी, अपॉर्शनमेंट ऑफ GST, इसका मतलब सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कलेक्ट करेंगे पैसे। स्पेशल प्रोविज़न भी है यहाँ पे कि किस प्रकार से स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम स्पेसिफिक एड्रेस भी करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है कि ये डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करे, जो भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच में ये प्रॉब्लम कोई भी हो तो ये सही प्रकार से डिबेट डिस्कशन करके कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यही पूरी डिटेलिंग थी GST काउंसिल को लेकर के। आशा करते हैं आसान शब्दों में आपको समझाने में मैं सफल हो गया हूँगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो ही आपको नोटिफिकेशन अब वीडियो प्रोवाइड होती है, उसकी स्टेटस अपडेट तभी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इससे चैनल को प्रमोट करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपका सपोर्ट बेहद से हमें ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी मज़ेदार ये छोटू सा आर्टिकल है, इसको समझेंगे और इसकी एनालिसिस भी यहीं पे करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्या बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और तब पूरी की पूरी स्टोरी भी आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे सुनिए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स थे उसको बदला है, यहाँ पे अमेंड किया है, चेंज किया है, बदलाव ला दिया उसमें। वो क्या रूल है? तो जो भी पोलिंग की फोटोज होती थी, फुटेज, जैसे एक ये एरिया है, इस एरिया में CCTV कैमरे लगे हैं कि कैसे आप वोटिंग प्रोसीजर करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी पूरी रिकॉर्ड करी जाती है CCTV कैमरे के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डाटा होता है, अब ये डाटा स्टोर होता है। अब इस स्टोर डाटा को रिलीज आप नहीं कर सकते, आ रहा समझ में? पहले क्या था, ये रिलीज हो जाती थी। तो ये कब हुआ है? तो जो हरियाणा प्लस पंजाब के लोगों ने इसका डिमांड किया है, उसी के बाद से तुरंत इसमें बदलाव आया है। अब वो चीज़ें कही जा रही हैं कि रिलीज नहीं हो सकती, हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है
वो आपको लिखित कुछ प्रूफ दे सकता है, लेकिन वीडियो रिलीज करने के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे इसमें बदलाव आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बदलाव है दोस्तों। फिर कैसे ये चीज़ें होंगी, तो रूल 93(2) क्लॉज ए 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, ये चीज़ें बोला है कि शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शंस पेपर रिलेटिंग, केवल पेपर रिलेटिंग। अब ये सीसीटीवी की चीज़ें मिसयूज हो जाएंगी, इसलिए ये चीज़ें नहीं आप तक पहुंचेंगी। तो आप लोगों का क्या यहाँ पे विचार है, क्या ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है दोस्तों कि देश में ट्रांसपेरेंसी किस हद तक जा रही है, अकाउंटेबिलिटी किस हद तक जा रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आई है। अब तो ट्रांसपेरेंसी की जो बातें चल रही हैं कि कैमरा पे क्या क्या रिकॉर्ड हो रही है क्या नहीं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे नहीं निकल पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी प्यारा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है। 25% ऑफ इंडिया टोटल एरिया कहा जा रहा है कि वो ग्रीन कवर हो चुका है। तो ये रिपोर्ट निकली है किसकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बाई एनियल रिपोर्ट ये निकालता है। बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार रिपोर्ट ये आती है। पिछला रिपोर्ट कब आई थी, 2021 का इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023। ये रिसेंटली ये रिपोर्ट आया है, इस पे एडिटोरियल भी आएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कंसाइज करके चीज़ें दिया हूँ, वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर अगर देखा जाए तो कौन है, भूपेंद्र यादव जी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें रिलीज करी है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस हिसाब से भारत का जो ट्री कवर एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, स्क्रब एरिया है, वो कितने घटे हैं, कितने बड़े हैं, पूरा का पूरा डाटा। ये बॉडी जो है कहाँ पे है, तो ये आपके देहरादून में पड़ती है, याद रखिएगा। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ती है, आपके देहरादून। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो 25.17% ये ब्रेक करी है। जो 21.76% की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर 3.41%, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये टोटल नंबर निकल जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस रिपोर्ट को। सबसे पहले चलते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2023। दोस्तों बैकग्राउंड में जाकर के ये चीज़ें निकाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली हैं, उसको हम कंसाइज करके देखेंगे। ये डाटा आपका 2 साल तक यूज में आएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। इसको रिलीज कौन करता है, FSI। ये रिपोर्ट है, ये बॉडी है, ये बॉडी रिलीज करती है ये रिपोर्ट। किस साल में, प्रति 2 साल में ये चीज़ें निकलती है। 2023 का रिपोर्ट 2024 के अंत में निकला है, इसको भूपेंद्र यादव जी ने रिलीज किया है। पूरा असेसमेंट होता है इसमें नेशन के फॉरेस्ट में और ट्री रिसोर्सेस में, कहाँ पे ट्री रिसोर्सेस कैसे हैं और नेशन का फॉरेस्ट कितना बढ़ा है, घटा है, कितना चेंज हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ों को कवर करता है। तो इनकी ही जिम्मेदारी होती है पूरी। की हाईलाइट क्या है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर को देखेंगे यहाँ पे, तो आज के डेट में 25.17% निकल के आ रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डाटा, क्योंकि डाटा से ही क्वेश्चंस बनाए दिए जाएंगे। आने वाले एग्जाम्स में ये डाटा बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, याद रखिएगा ये बातें, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे। ट्री कवर की बात करी जाए यहाँ पे 3.1% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया का एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। फॉरेस्ट कवर अगर यहाँ पे देखेंगे 2023 में, तो इतना किलोमीटर यहाँ पे, स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है, तो कुछ वृद्धि तो हुई है। पिछला अगर 2021 के डाटा को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोगों का जो फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, एक फॉरेस्ट होता है, एक ट्री कवर एरिया होता है, इन दोनों को मिला करके आपको ये डाटा प्राप्त हुआ है।
तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब कुछ की फैक्ट्स हाइलाइट्स भी देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात करें, यहाँ पे आपको निकल रहा है ज्योग्राफिकल एरिया का 21.76%। ये चीज़ें इंक्रीज किया है 156 स्क्वायर किलोमीटर 2021 से अगर देखा जाए तो। यहीं पे फॉरेस्ट कवर की बातें ये हो गई और ट्री कवर की बातें ये हो गई। इन्हीं दोनों को मिलाइएगा तो वो 25 वाला आंकड़ा आपको मिल जाएगा, 3.41%। टॉप स्टेट कौन कौन है जिनके फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों इंक्रीज हुए हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों इंक्रीज हैं, इन दोनों डाटा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है छत्तीसगढ़, फिर आ रहा है उत्तर प्रदेश, फिर आ रहा है उड़ीसा, फिर आ रहा है राजस्थान। ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर आपके छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। ये तो ग्रीनरी स्टेट हो गई है। टॉप स्टेट विथ इंक्रीज्ड ओनली फॉरेस्ट कवर, इसमें क्या था, इसमें फॉरेस्ट भी था और ट्री कवर भी था, लेकिन इसमें क्या है, फॉरेस्ट कवर की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले मिजोरम आ रहा है, फिर गुजरात आ जा रहा है, फिर उड़ीसा आ रहा है। स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आ रहा है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर की जब बात करेंगे तो डाटा बदल रहा है, याद रखिएगा, इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं करना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल और महाराष्ट्र। स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बस बात करें अगर तो ये डाटा यहाँ पे फिर से बदल जा रहा है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ आ रहा है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो यहाँ पे डाटा बदल जा रहा है। हाईएस्ट परसेंटेज पे अगर जाएं यहाँ पे तो क्या निकल के आ रहा है, फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार फॉरेस्ट कवर कितना है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत की अगर बात करें तो 91.33 इसके एरिया के अनुसार, यानी छोटू सा एरिया है, उस छोटू सा एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट है, बड़ा सा एरिया है, उस बड़े से एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट है, उस एरिया के अनुसार। तो मिजोरम 85% आ रहा है, अंडमान निकोबार 81.6 आ रहा है। अब देखिए मैंग्रोव आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कोई भी सुनामी आए, टाइड वेव आए, इसको रोकने के लिए, प्लस एक हैबिटेट क्रिएट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल को रहने के लिए, प्लस कई प्रकार से संरक्षण करते हैं आपके लैंड्स को। तो हर प्रकार से फिशेस को, मरीन एनिमल को बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। ये यहाँ पे 4992 स्क्वायर किलोमीटर नेशन वाइड ये चीज़ें हैं आज के डेट में। बम्बू बियरिंग एरिया की अगर बात करें तो इसमें भी इंक्रीज हुई है, इतना किलोमीटर, लगभग 5227 स्क्वायर किलोमीटर 2021 के डाटा को अगर आप एसेस करते हैं तो। कार्बन स्टॉक की मात्रा अगर सही है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंक्रीज हुई है, यानी कार्बन जो है यही तो सिक्वेस्ट्रेशन चीज़ें हैं, यही लोग तो अपने अंदर समेटते हैं। ओशियन कितना कार्बन समेटती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इंक्रीज हुई है इसमें भी 81.5 मिलियन टन्स फ्रॉम द प्रीवियस असेसमेंट। ये जो है 2023 का आंकड़ा इंक्लूड करता है फॉरेस्ट फायर, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 19 स्टेट ऐसे हैं और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात करी जा रही है, 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है। तो एक स्टेट है, उसका 33% भाग यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ये चीज़ें याद रखिएगा जो यहाँ पे डाटा दी गई है। वहीं पे 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे 75% फॉरेस्ट कवर है। अब इसी डाटा को पलटा दीजिए, इस डाटा पे लोग रह रहे हैं और ये सब फॉरेस्ट एरिया है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे उल्टा। वो स्टेट कौन कौन है, तो मिजोरम हो गई, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार आइलैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भर भर के यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और लक्षद्वीप और ये दोनों भी भूलना नहीं है, ये लोग भी हैं रेस में। तो ये 8 = 75% और 19 = 33%। ये कोड याद रखिएगा, नहीं भूलेगा, ठीक है।
तो ये पूरी डिटेलिंग थी इस रिपोर्ट की जो मुझे आपको देनी थी। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं बिना किसी डाउट के, और काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे भी बिना किसी संदेह के, तो इसको याद करिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो आपको पूरी डिटेलिंग जो कंपाइल करके आपके सामने लेके आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब को ये तो पता चलता है कि चैनल पे लोग वॉच कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट देता है। इम्पोर्टेंस जब देगा तभी चैनल को प्रमोशन मिलती है। तो आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जाता है। दूसरा जो छोटू सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकला है, दीदी की लाइब्रेरी, ये बिहार में इस प्रकार का सिस्टम और कल्चर शुरू किया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, किसी भी देश के अगर छोटे से एरिया में या फिर विलेज में या फिर टाउन एरिया में या फिर सिटीज़ में लाइब्रेरी सिस्टम है, तो वहाँ के लोग एजुकेशंस को लेकर के काफ़ी अटेंटिव रहते हैं। ऐसा ही कुछ बीटेक डिग्री गया कॉलेज के आसपास हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये ऑपरेटर है, यहाँ पे ये चला रही हैं दीदी की लाइब्रेरी। यहाँ पे बच्चे आके पढ़ रहे हैं और पूरा केयर भी करती हैं ये भी चीज़ें याद रखिएगा। और बुक्स मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं अपने कंट्री को लेकर के बहुत आगे लेकर के जाएगी। सीसीटीवी की पूरी बैकअप भी है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये देखा जाए, हर प्रकार से यहाँ पे हर प्रकार से सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रही है। तो दीदी की लाइब्रेरी काफ़ी फेमस हो गई है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में लाइब्रेरी का कल्चर बहुत कम है, बहुत कम, एकदम नेग्लिजिबल। आपके विलेज में क्या लाइब्रेरी है कहीं? आपके सिटी में कहीं लाइब्रेरी है कहीं? ये बहुत ही रेयर है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार की चीज़ें एसेसिबल होनी चाहिए ताकि जा करके वहाँ पे पढ़ें। दूसरी बात, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, बुक्स की फैसिलिटीज़, ऑनलाइन वाईफाई की सुविधा और डिजिटल नोट्स, पीडीएफ बुक्स, ये सब भी होने चाहिए। फिजिकल बुक्स भी होनी चाहिए। उस प्रकार का हैबिटेट होना चाहिए, वातावरण इको होना चाहिए ताकि बच्चे शांति से पढ़ सकें। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी तो देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। याद करिए ये चीज़ें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। सभी लोगों को मैं 2 दिन पहले ही बताया था, मोदी जी का कुवैत विजिट हुआ है, जिसमें मिनी हिंदुस्तान उन्होंने बोला है कि कुवैत में अपनी डायस्पोरा को मिनी हिंदुस्तान वहाँ पे बोले हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं जो भारत से जा करके वहाँ पे अपना काम करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो वहाँ के शेख महसल अल अहमद अल जबेर अल सबाह एक्सप्रेस की हैं हैप्पीनेस अबाउट प्रेजेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम डाइवर्स कॉर्नर ऑफ द कंट्री इन द गल्फ नेशन एंड कॉल्ड इट मिनी हिंदुस्तान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुवैत एमिरेट शेख, इन्होंने यहाँ पे ये इस प्रकार की चीज़ें बोली हैं। स्पेशल मूवमेंट यहाँ पे देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अटेंड हो रहा है। तो क्या चीज़ें निकल के आएंगी वो चीज़ें देखा जाएगा डिटेलिंग में। आज इतना ही छोटू सा चीज़ है। पुलिस नॉर्थ ईस्ट में शुड रीओरिएंट एंड फोकस ऑन सिटीजन टू। तो सिटीजन पे फोकस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपना इंडिया का तो वो पार्ट काफ़ी है ही, तो इंडिया के उस पार्ट को हमें समझना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादातर हिली एरिया है। उस एरिया को हमको देखना पड़ेगा, वहाँ पे उनके लोगों को लेकर के आगे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मेनलैंड है अपना, इससे ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कट जाए। तो इस पार्ट को हम बहुत सारी चीज़ों में छोड़ के रख देते हैं। तो यहाँ पे इसको फोकस करके चलना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे होम मिनिस्ट्री को जाती है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जानना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिटल वॉरियर तैयार करने की बात कर रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। और ये डिजिटल वॉरियर कौन है? जो भी यूट्यूबर हैं, सोशल ऑपरेटर हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और सरकार आपको
यहाँ पे अवार्ड भी देगी डिजिटल वॉरियर का। तो उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि डिजिटल वॉरियर बनिए। और जो यहाँ पे डिजिटल वॉरियर का काम क्या होगा, उनका वर्क, डिजिटल वॉरियर का वर्क ये होगा जो यहाँ पे फेक न्यूज चला रहे हैं, उनको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप रियल न्यूज बताएं कि क्या फेक है, क्या नहीं, क्या गलतियां हैं, वही इसमें बताने की बात करी जा रही है। और जो साइबर क्राइम है उसके बारे में भी जागरूक करिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारा साइबर क्राइम भारत में बढ़ा हुआ है। उसी को यहाँ पे डिजिटल वॉरियर कही जा रही है। ये 2018 में यूपी पुलिस लॉन्च करी थी इस प्रकार की चीजें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फेज 1 ऑफ मैरीटाइम म्यूजियम इन गुजरात, ये नए साल में खुल सकता है। देखते हैं कैसे ये चीजें हुई हैं। लोथल एक जगह है दोस्तों, वहीं पे ये मैरीटाइम म्यूजियम खुलने वाला है। तो यहाँ पे सी हैरियर 609 फाइटर जेट मैरीटाइम म्यूजियम लोथल में यहाँ पे रखा हुआ है। पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको अच्छे से बनाने का प्रयास भी चल रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में। अब ये साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये वही रीजन है पूरा जहाँ पर हड़प्पन सेटलमेंट हुई थी। हड़प्पन सेटलमेंट यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। कई लोग इसको इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो छोटे छोटे साइट्स हैं वो आपके हड़प्पन साइट्स हैं। यहाँ पे लोथल कहाँ दिख रहा है आपको, ये लोथल की लोकेशन है। इसी पर मरीन म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब लोथल से रिलेटेड बहुत सारे हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिले होंगे। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे साइट हैं। सुतका गेंडोर साइट, सुतका, यहाँ पे बालाकोट, आमरी, चानुडारो, कोट डीजी, मोहनजोदारो, गन्हेरवाला, कालीबंगन, हड़प्पा, बनीवाल, रोपड़, मिथाल, गणेश्वर कल्चर, तो ये पूरा कयाथ कल्चर, ये सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये हड़प्पन साइट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे बताने थे, जिसमें लोथल भी आपका आता है इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें थी जो आपको एक नज़र में देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है H5N1। ये H5N1 है क्या, इसे बोलते हैं आम भाषा में BIRDFLU, बर्ड फ्लू। कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये H5N1 ये वायरस है, इसका नाम कॉमनली बर्ड फ्लू बोला जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा इसमें होते हैं वायरस के रूप में। तो H5N1 यहाँ पे केसेस निकल के आए हैं टेक्सास USA में। और ये सीधे सीधे क्या है, बहुत ही सीवियर फैटेलिटी कर रहा है, यानी लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पे मज़ेदार बात यह है, हाई फैटेलिटी होने के बाद भी यहाँ पे किसी की डेथ यहाँ पे रजिस्टर करी नहीं गई है। और इम्पैक्ट क्या कर रहा है, तो जो आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक है उसी को इन्फेक्ट कर रहा है ये। तो रेस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फ्लेक्ट कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। H5N1 इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। थोड़ी सी अगर इसकी डिटेलिंग को देखेंगे बर्ड फ्लू H5N1, तो H5N1 एक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का, जिसे हम कॉमनली बर्ड फ्लू बोल देते हैं। वायरस फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था गीज इन चाइना 1996 में। ये ट्रांसमिट किया जाता है कैसे, एक से दूसरे में कैसे फैलता है, तो कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड बर्ड से। अब देखिए चिड़िया उड़िया जो खाते हैं लोग, चिड़िया का मतलब क्या, हेन, मुर्गी, चिकन यार, और क्या। तो यहाँ पे इतने सारी चीज़ें, इनकी ड्रॉपिंग से भी फैलता है, कंटामिनेट हो जाती है सरफेस। तो ये चीज़ें हैं। ड्रॉपिंग मतलब जो चिड़िया का पोटी होता है यार, उसे ड्रॉपिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई लोग नहीं जानते हैं तो बतानी पड़ती है। ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया है, हालांकि रेयर है लेकिन ये पॉसिबल है। सिम्टम यानी क्या क्या लक्षण दिखाए जाते हैं, सिम्टम की बात करें तो माइल्ड केसेस में फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एच, शरीर दर्द होगा। सीवियर केसेस में निमोनिया हो जाएगा, एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगी, आर्गन फेलियर हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाती है।
2 से 5 दिनों में पूरा खेला हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट, हाई फैटेलिटी रेट है ह्यूमन में, और 60% रिपोर्ट केस हुआ है। इम्पैक्ट करता है बर्ड से यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न भी है, पेंडेमिक पोटेंशियल भी है, यानी बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ें फैल सकती है। इसीलिए WHO काफ़ी यहाँ पे अटेंटिव है। प्रिवेंशन और कंट्रोल, बर्ड, ह्यूमन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड, प्रैक्टिस करिए हाइजीन, साफ सुथरा से रहिए भैया। यूज करिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हाई रिस्क एरिया में। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, तो H5N1 जो आउटब्रेक हुआ है, ये अफेक्ट कर रहा है पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड ग्लोबली। इन लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो इन लोगों से किसको फैलेगा, ह्यूमन। ह्यूमन से किसको फैलेगा, ह्यूमंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कहें, तो यहाँ से पोल्ट्री से आउटब्रेक हो रही है। तो केरला में कई प्रकार से चिकन को मारा भी जाता है अगर इस प्रकार का आउटब्रेक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 हो जाता है। तो बहुत सारी स्टेटों में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, नॉट ओनली इन केरला। ग्लोबल स्टेटस क्या है, तो ये फ्रेमवर्क WHO की अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हुआ, ये ट्रैक कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है कितना इससे खतरनाक चीज़ें आने वाले समय में हो सकती है। तो यही इसकी पूरी डिटेलिंग थी दोस्तों, जो मुझे इसकी बैकग्राउंड भी आपको देनी थी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई हैं दोस्तों। तो शेयर तो ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया का प्लान क्या है क्वांटम सैटेलाइट पे। ये क्वांटम सैटेलाइट क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए काफ़ी उपयोग होता है। सबसे पहले यहीं पे समझेंगे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इस सैटेलाइट की जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी तगड़ी होती है। किस लेवल पे कार्य करता है, आपके कोडिंग डिकोडिंग लेवल पे नहीं कार्य करता है, याद रखिएगा। ये आपके फोटॉन लेवल पे कार्य करता है, फोटॉन लेवल पे। इसलिए इसको ट्रैक करना, कोई डाटा अगर भेजा जा रहा है, ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। आपके पास सुपर कंप्यूटर भी है ना, तो भी इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे कोड इसका बदल जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि जिसको हम भेज रहे हैं, सेंडर और जो रिसीवर, इन दोनों के बीच में कोड का शेयरिंग होती है, यानी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। याद रखिएगा, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो ये सेंडर जो है भेज रहा है, तो रिसीवर को रिसीव हुआ तो वो इसको डिक्रिप्ट कर लेगा क्या भेजा है उसने। लेकिन बीच में कोई अगर कान लगा के देख रहा है, ट्रैक कर रहा है मतलब, तो इस चीज में अल्ट्रेशन आ जाएगी, फोटान के उस लाइट में अल्ट्रेशन आ जाएगी। तो बहुत हाई लेवल की चीजें निकल के आ रही हैं, जिसमें चाइना बहुत तीव्र गति से तरक्की कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज में। तो यही क्वांटम फिजिक्स का एक ब्रांच निकल के आ रहा है। क्वांटम तो फिजिक्स है ही, क्वांटम फिजिक्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा। जब भी क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स भी हो सकती है। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसी का एक ब्रांच है। ये बिहेवियर ऑफ मैटर और एनर्जी एट वेरी स्मॉल स्केल, तो वही फोटॉन वाली बात हम कह रहे थे, और आपके इलेक्ट्रॉन वाली बात कर रहे थे। इस प्रकार की चीज़ों पे जा करके एनर्जी का इस्तेमाल करना, अपने कोड का इस्तेमाल करना, इस सब चीज़ का, और जो डाटा ट्रांसमिशन होगा बहुत ही सिक्योरली होगी, क्योंकि वहाँ पे जा करके आप क्रैक करना बहुत ही नामुमकिन सा चीज़ें हैं। हालांकि मैं उसमें चीज़ें बताऊंगा क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या नहीं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे जा करके ये चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है जो हमें समझना पड़ेगा, और फंडामेंटल वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे कार्य करता है, जिसमें न्यूटन्स लॉ भी यहाँ पे फेल होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ को छोड़ करके यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा करके हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसी की यहाँ पूरी बातें चल रही हैं, किस प्रकार से डाटा की प्रोटेक्शन होगी, क्वांटम सैटेलाइट पे कार्य होगा। तो हम अगर देखें यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होगा क्वांटम फिजिक्स का, टेक्नोलॉजी में होगी, सेमीकंडक्टर में होगी, कंप्यूटिंग में होगी, लेजर में होगी, मेडिसिन में होगी, क्रिप्टोग्राफी में होगी, एनर्जी में होगी। इन फील्ड में हम कर रहे हैं। QKD बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड, यानी जो भी इंक्रिप्शन होगा, कोडिंग की बात करी जा रही है, सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब यही होता है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, एक की होगा जो दिया जाएगा, सेंडर रिसीवर को पता होगा, और बीच वाले ट्रैक भी कर लेंगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा, यही चीज़ें हैं। अब क्वांटम सैटेलाइट की जो बात करी जा रही है यहाँ पे,
सैटेलाइट ये कैसे कार्य करेगा उसको आप यहाँ पे देखिए। तो फोटान बेस्ड होगा, याद रखिएगा, फोटान बेस्ड कम्युनिकेशन होगी। सैटेलाइट जनरेट करेगी और ट्रांसमिट करेगी फोटान, याद रखिएगा। पार्टिकल ऑफ लाइट होती है फोटान, ये कैरिंग करेगी जो इंफॉर्मेशन उसी एक फिक्स स्टेशन पे जाकर मिलेगी। यहाँ से भेज रहा है और यहीं पे आना है तो यहीं पे आकर के मिलेगी, याद रखिएगा। यानी ये बंदा जान रहा है और ये बंदा भेज रहा है जान रहा है, बीच में जो इसको ट्रैक कर रहा है वो इसमें अल्ट्रेशन आ जाएगा, और जैसे अल्ट्रेशन आ जाएगा दोनों को पता चल जाएगा कि कोई इसको ट्रैक किया, लेकिन इसके पास कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना स्ट्रांग है, याद रखिएगा। डिटेक्शन ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग, इसी का हमारा जो कान लगा के सुन रहा हो तो भी कुछ यहाँ पे चीजें बदलेंगी नहीं। रिले सिस्टम की बात करी जा रही है, ये ट्रस्टेड नोड है, इस पे विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। दो ग्राउंड स्टेशंस के बीच में कोई भी इंटरवेंशन लगभग नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फ्री स्पेस ऑप्टिक्स है, सही प्रकार से कम्युनिकेशन हो जाती है। यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेशनल क्वांटम मिशन यहाँ पे इसी ट्यूटोरियल में दी गई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है इसको कैसे क्वांटम फिजिक्स में लेकर के और आगे लेकर के जा सकते हैं, किस फील्ड में, कम्युनिकेशन और सेंसिंग सिस्टम में। तो हमारा यही पे बातें बोली गई हैं कि जो मिशन है, मिशन को कैसे हम और आगे लेकर के जा सकते हैं। तो हर प्रकार में इसका उपयोग है। मैनकाइंड सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, ड्रग डिस्कवरी, मेडिसिन, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मैं बताया ही ना। तो यही पूरी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन करी गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 6000 करोड़ के आसपास इस पे टारगेट करी गई है। क्वांटम सैटेलाइट बताई दिया कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से लेकर के यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो मैसेज होगी काफ़ी सिक्योर होगी। एक बाड़ी अनिल, दूसरी सेल्वी, तो ये दोनों लोग आपस में अगर मैसेज को भेजते हैं तो दूसरा कोई इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं करेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ पे जो कंसीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसी मैनर को यहाँ पे सीफर बोलते हैं। सीफर सीजर भी कई बार बोलते हैं, याद रखिएगा, कि काफ़ी इनक्रिप्टेड होती है, इसको डिकोड नहीं कर सकता कोई भी जो इसको क्रैक करना रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं क्वांटम इस पे बोली जा रही हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो ये आपके मैसेज को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों लोगों को की पता होगा तो आसानी से यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देगा। तीसरा का रोल ही यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। यही चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है क्या, तो है ड्रॉबैक। यहाँ पे यही कही जा रही है कि एक X हो गया और दूसरा Y को भेज रहा है कोई भी डाटा, और बीच में यहाँ पे आई ड्रॉपिंग है, यहाँ पे चेक कर रहा है, कोई इसको ट्रैक कर रहा है। तो ये चीज़ें बस केवल डिले कर सकता है, ठीक है, ये ट्रैक करेगा तो बस डिले कर सकता है, डाटा इसके पास नहीं आएगी इस फोटान वाले सिस्टम में। तो फोटान अपनी चीज़ों को चेंज करता है हर समय में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस डिले कर सकता है लेकिन इसको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे यही चीज़ें है, ट्रांसमिशन होगी तो बस डिले ही हो सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ उसको प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी ईव्स ड्रॉपर है यहाँ पे ट्रांसमिशन को रोक सकता है और डिले कर सकता है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें मैं बोला हूँ, और यहाँ पे चीज़ें जो दिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, इसका कोई भी मेंस वाले पार्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। आशा करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।